हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 10th सीबीएसई बोर्ड का क्रैश कोर्स फॉर मार्च 2020। ठीक है, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है फिज़िक्स। ओके, और हम लोग ये बात तो पहले से ही जानते हैं कि हम लोग का जो साइंस का एग्ज़ाम है वो जो एग्ज़ाम है वो है 4 मार्च को। ठीक है, 4 मार्च 2020। तो हम उसी के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एज वेल एज हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम 6 to 10 यहाँ पे आपकी ओलंपियाड्स और रेगुलर स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करवाते हैं। ठीक है, जो पूरी टीम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरी टीम आपकी इसमें हेल्प करेगी। ठीक है, 6 to 8 के जो डिफरेंट ओलंपियाड्स होते हैं, ठीक है, NTSC, PRMO, NSCGS, ऑल सच ओलंपियाड्स एग्जामिनेशंस वी विल बी कवरिंग। ठीक है, बट बिफोर इफ यू वांट एनी DPP एंड स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू द लेक्चर फॉर टुडे, okay, what you need to do is you need to subscribe our telegram channel। ठीक है, दैट इज ऑफ कोर्स आज का जो हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं दैट इज फॉर द क्लास 10। सो योर कोड विल बी TTB010। ओके, तो आप इसको जैसे ही टेलीग्राम चैनल पे लिखेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सेस हो जाएंगी DPPs और स्टडी मटेरियल्स। ठीक है, ओके, तो हम जो आज पढ़ेंगे, बिकॉज वी नीड टू फास्ट कवर इट अप ऑल द सिलेबस, दिस इज इन स्टार्टिंग ऑफ द February। सो व्हाट वी हैव ऑन एन अप्रॉक्स वी हैव 1 month। ओके, तो इसे कंप्लीट करने के लिए वी विल बी डूइंग अ क्रैश कोर्स, इट विल बी फास्ट अ रिवाइजिंग वन। तो आप लोग क्या करें, जो रेगुलर आपका रिविजन है, रेगुलर जो स्टडीज़ जो आप लोग कर रहे हैं वो तो आप करते ही रहिए, बट ऑन दी एड और द हेल्पिंग साइड आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपका पूरी तरीके से रिविजन हो जाए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो NCERT है फुली कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे के सारे टर्म्स, सारे कंसेप्ट, सारे डेफिनेशंस, इन सबको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है वो है लाइट। हम लोग सबसे पहले लाइट से शुरुआत कर रहे हैं। ओके, लाइट जो है उसमें हम रिफ्लेक्शन पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज के लिए देखेंगे। इट वुड बी अ लिटिल बिट व्हाट वी कैन से, एक पूरा का पूरा आपके लिए एक समरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सके उन्हें नोट कीजिएगा। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन के एज एन ऐड में आप इस वीडियो को लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको अभी क्या करना है, फटाफट से आप अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए, आप अपने पेन्स निकाल लीजिए, और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, एंड यू विल रिवाइज इट। इफ़ यू डू दैट थिंग तो आपके इस बार के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं वो बहुत 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 अच्छे मार्क्स से आप लोग क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की, एंड दैट इज़ व्हाट, लाइट। तो लाइट में हम लोग क्या कवर अप करेंगे, डेफिनेटली बेसिक्स ऑफ लाइट की लाइट क्या होती है, हमने प्लेन मिरर के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा था, थोड़ा बहुत हम इस क्लास में भी देखेंगे कि हाउ प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं, और इमेजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, हम उनके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके लॉज वगैरह देखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शंस जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनमें कैसे होते हैं, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनमें कैसे होते हैं। ओके, और उसके अलावा जो है उनके क्या रूल्स हैं, जो रिफ्लेक्शंस के रूल्स हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम स्फेरिकल मिरर से इमेज को फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग रे डायग्राम्स, उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई हैव अ सजेशन फॉर यू ऑल कि अगर आप लोगों को इस तरीके से रिवीजन फ्रॉम बिट बाय बिट ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप रिवीजन करेंगे तो दैट वुड बी सो मच हेल्पफुल फॉर योर। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग उनको क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। ओके, एंड देन यूजर्स ऑफ द मिरर्स। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा लाइट क्या होता है। वैसे तो अब तक आपको सब कुछ लाइट के बारे में ऑलरेडी पता है, बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि लाइट एक वेव होती है। ठीक है, इट इज़ अ वेव ऑफ डुअल नेचर, उसके दो नेचर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दो नेचर हैं, और हम उसको ये भी बोलेंगे, उसका जो नेचर है वो है पार्टिकल नेचर, और दूसरा है उसका वेव नेचर। जो हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं वो है उसका वेव नेचर। तो हम लोग यहाँ पे अपने पूरे चैप्टर में, और अपना पूरा जो हमारे 2 चैप्टर्स हैं लाइट से रिलेटेड, तो उन दोनों चैप्टर्स में हम लोग लाइट के कौन से नेचर को पढ़ने वाले होंगे, उस वक्त हम पढ़ रहे होंगे उसका वेव नेचर। ठीक है, हम लोग कंसीडर करेंगे उसको एज अ वेव।
और हम लोग उसको एज अ रे भी कंसीडर करेंगे कि उस वेव का एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, हम लोग उसके रेज में उसको कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग उसको एज अ ज्योमेट्री पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग लाइंस बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे, रेज डायग्राम्स बनाएंगे, तो एज अ ज्योमेट्री पार्ट हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। तो जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके। अब देखेंगे यहाँ पे कि लाइट की वजह से क्या होता है। विदाउट लाइट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू सी एनीथिंग, ठीक है, बिना लाइट के हम लोग नहीं देख सकते हैं। लाइट एक एज अ हेल्पिंग एड है। अगर हम लोग के पास आईज होती भी लेकिन अगर लाइट नहीं होती तो हमको क्या होता, हम लोग देख ही नहीं पाते। तो लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, वेदर इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन से, ओके। जो ये लाइट है ये हमको दूसरी चीज़ों को हेल्प करती है देखने में। हाउ लाइट क्या करती है, उन चीज़ों के ऊपर फॉल करती है, उनके ऊपर गिरती है, ठीक है, वहाँ से जो लाइट रिफ्लैक्ट होके उस ऑब्जेक्ट से टकराती है, वापस हमारी आंखों में आती है। तो जो रिफ्लैक्ट होके हमारी आंखों में आ रही है, दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, देखने में हमको हेल्प मिलती है, एंड दैट्स हाउ वी सी दी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ठीक है। हम बहुत डिफरेंट कलर्स देख पाते हैं, हम बहुत डिफरेंट चीज़ें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। यहाँ पे एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लाइट है वो एयर के अंदर से आती है। एयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। अब एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है और लाइट उसके अंदर से आती है, दैट्स वाई हम लोग क्या कर पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। अगर एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो भी हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट को एयर अपने अंदर से ट्रांसमिट होने दे देती है ना, अलाउ कर देती है। इट्स एन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसी वजह से हम क्या कर पाते हैं, बाकी सभी चीज़ों को भी देख पाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ एयर इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, ठीक है। देखेंगे एंड लाइट, अब उसका नेक्स्ट फीचर जो है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है, बिकॉज हम लोग जो भी रेज बनाने में इसी फैक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन ये लाइट स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है, इसका प्रूफ भी हम लोग ऑलरेडी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, एक स्मॉल रे ऑफ लाइट को ले, स्मॉल रे ऑफ लाइट मीन पॉइंट सोर्स, जहाँ से लाइट का कोई एक रे आ रहा है, ठीक है, उसके सामने अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट रख दूँ, कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट रख दें, तो फिर क्या होगा, उसकी जो इमेज बन, उसकी जो शेडो बनेगी, दैट वुड बी वेरी वेरी शार्प, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाती है, ये पूरा जो हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, बीच में क्या हो गया, एक ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है, एक ऑपिक ऑब्जेक्ट आ गई, तो लाइट उसके पीछे नहीं जा पाई, एंड दैट्स हाउ क्या हुआ, पीछे एक डार्क एरिया क्रिएट हो गया, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द शैडो। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बल्ब को यहाँ पे ऑन किया, ठीक है, उसके आगे हमने कार्डबोर्ड रखा और उस कार्डबोर्ड में क्या किया, एक छेद कर दिया। तो दैट्स हाउ वी क्रिएटेड व्हाट, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। वहाँ से सिर्फ एक ही रे जाएगी वहाँ पे, या फिर जो एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकल कर वहाँ पर जाएगी, ठीक है। एंड व्हाट इट डू, हमने आगे एक पेंसिल रख दी है, इस पेंसिल की जो शेडो बन रही है, दैट शेडो इज़ द ब्लैक वन, ठीक है, यहाँ से देखो ब्लैक वन शेडो है और ये बहुत ही शार्प शेडो है। तो इस तरीके से अगर लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, जो कि अलाउ नहीं करती है, तो उसके लिए क्या होता है, एक शेडो क्रिएट हो जाता है, एक ब्लैक शेडो क्रिएट हो जाता है, एंड विच इज़ वेरी शार्प। दिस शोज की जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब देखेंगे आगे हम लोग कि रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं दैट आर द नॉर्मल, ऑब्वियसली बात है, आपको जनरल पता ही है, क्योंकि हम 8th क्लास में भी लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो ये तो ठीक है, आप लोग को पहले से बातें ये पता है, ठीक है। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको पहले से पता है, तो हम सिर्फ एक ब्रशअप कर लेते हैं उनको फटाफट से। रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी एक सरफेस पे जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है, गिरती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लैक्ट हो जाती है, मतलब इट गोज बैक इनटू द सेम मीडियम। जैसे अगर एयर से आती है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो वो वापस मुड़कर एयर में चली जाती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। हम उसे कह सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम, क्योंकि वो क्या करती है, आती है, बाउंस होती है, मतलब टकरा कर वापस चली जाती है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। When a light ray falls on a surface and it goes back into the same medium, then the phenomenon is known as the reflection of light, ठीक है।
अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसमें बहुत अच्छा अगर हमको कोई इमेज चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसा हम लोग क्रिएट करना चाहें कि जितनी लाइट गिरे मोस्टली लाइट वापस चली जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो सरफेस है उसे पॉलिश करना पड़ेगा। एंड वो जो सरफेस है वो हमारे नॉर्मल लाइफ में वो जो सरफेसेस है वो प्रेजेंट है, डेफिनेट सी बात है, एंड दैट सरफेस इज व्हाट इज द मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिरर है ये हम लोग बोल रहे हैं कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, हमने उसको बहुत पॉलिश करा हुआ है, ठीक है, पेंट किया हुआ है, ठीक है, उसके बैक साइड का, ठीक है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। इसका मतलब कि जितनी भी लाइट उसके ऊपर गिर रही थी उसकी मोस्ट ऑफ द लाइट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है ना। तो ये जो चीज़ है उसे हम बोलते हैं मिरर, वो एक ऑब्जेक्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कि इस तरह की नहीं होती हैं, जो इतनी हाईली पॉलिश नहीं होती हैं, जैसे कि हमारा टेबल उतना हाईली पॉलिश नहीं है, हमारे आसपास की चीज़ें, हमारी बुक है ना, हमारी पेंसिल्स वगैरह ये इतनी पॉलिश्ड नहीं है, तो इसी वजह से क्या होता है कि हम अपना इमेज उसमें नहीं देख पाते, और मोस्ट ऑफ द लाइट वो क्या करता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी करता है और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी करता है, बट नॉट लाइक द मिरर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से डील कर रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है और उसके बाद हमने उसके नीचे स्लैशेस बना दिए हैं। तो ये जो स्लैशेस वाली लाइन्स है ये रिप्रेजेंट करती हैं बैक साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। अब देखो ये रे आ रही है, दैट रेड कलर्ड लाइन इज द रे ऑफ द लाइट, ठीक है। रे ऑफ लाइट आ रही है, दैट कॉल द इंसिडेंट रे। व्हाई इंसिडेंट रे? बिकॉज इट इज फॉलिंग ऑन द मिरर, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अब देखेंगे यहाँ पर जिस पॉइंट पे वो एक्चुअली इंसिडेंट होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। Why point of incidence? Because is at this point the ray of light is incident on the mirror, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा मिरर के ऊपर एक पॉइंट ही होता है, ठीक है। अब देखेंगे जब वो यहाँ से टकराकर वापस जाएगी तो ये कौन सी रे बन गई है, रिफ्लेक्टेड रे बन गई है, बिकॉज ये टकरा के वापस जा रही है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे, ओके। अब जो नॉर्मल है ये एक नॉर्मल है, ये एक इमेजिनरी है, दिस इज नॉट द रे ऑफ लाइट, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ओके। और इसे हम क्या कर रहे हैं, मिरर के ठीक परपेंडिकुलर इसे ड्रॉ करते हैं। तो मिरर के ठीक परपेंडिकुलर हमने इसे ड्रॉ किया है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। अब ये क्यों बनाते हैं मैं इस नॉर्मल को, वो इसलिए ताकि हम लोग कैलकुलेशन ऑफ द एंगल्स इजीली कर सके, ठीक है। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम शो करते हैं एंगल का साइन लगाकर और स्मॉल आई से, ठीक है। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे हम शो करते हैं एंगल का साइन एंड स्मॉल आर से, ठीक है। और देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं दैट आर द थिंग्स यू शुड नो, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल, ओके। वैसे तो सभी बच्चों को आता होगा बट लेट्स डू इट इन दिस वे, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो सबको पहले से पता ही है, यानी व्हाट, दिस आई इज इक्वल्स टू आर। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस लॉ। Next law is the incident ray, the normal to the mirror and the point of incidence, at the point of incidence and the refracted ray all lie in the same plane. ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी टू थिंग्स एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में लाई करती हैं। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है कि ये प्लेन से बाहर नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इंसिडेंट रे इस तरीके से आती है तो टकराने के बाद इट विल नॉट कम आउट ऑफ द प्लेन, ये इसी प्लेन में ही वापस चली जाएगी, इसी प्लेन में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट इज द व्हाट, द इन द सेम प्लेन कंसेप्ट, ठीक है। कि ये जो तीनों चीज़ें हैं वो एक ही प्लेन में हैं, वो यही बताने के लिए बोल रहा है कि
अगर ये इंसिडेंट रे आती है तो टकरा के किसी और प्लेन की बजाय ये उसी प्लेन में जाएगी जिस प्लेन से ये आई है। ओके, दैट इज द कंसेप्ट एंड दिस इज द वेरी बेसिक लॉ। ये जो दो लॉज होते हैं ये क्या करते हैं, प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी वैलिड है, ये जितनी भी सरफेसेस उन सभी सरफेसेस के लिए वैलिड है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेसेस, प्लेन मिरर्स, इन सभी के लिए ये लोग वैलिड हैं। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं हम, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में तो हम जान गए कि प्लेन मिरर क्या होता है, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है। ओके, जो क्या करती है, बहुत मतलब मोस्टली जो लाइट है उसको बैक कर देती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, दैट इज व्हाट कॉल दी प्लेन मिरर। अब ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है ये हम लोग देखते हैं। जैसे दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस ग्रीन वन इज द ऑब्जेक्ट। अब वो किस तरीके से करेगी, डेफिनेट सी बात है, जब कभी भी वो इमेज फॉर्म करेगी तो उन दो लॉज को तो ये पक्का फॉलो करेगी। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इससे एक रे कहाँ जा रही है, मैं इनकी डायरेक्शंस आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, दिस इज द लाइट रे, दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, वो इस तरीके से इंसिडेंट हुई, यहाँ पर लॉ को फॉलो आउट करते हुए इक्वल एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगी, वापस बाउंस बैक हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट वन है वो दूसरे एंगल के किसी और एंगल पे जाएगी। ओके, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराएगी और वापस चली जाएगी एज ए रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनेगी कैसे, जब हम रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं उनको हम मिरर के बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे। कैसे एक्सटेंड करेंगे वो मैं तुम्हें किसी और कलर से बताती हूँ। देखो कैसे एक्सटेंड करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे थी जो कि कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, तो हमने क्या किया, डॉटेड वे में उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और हम लोग ब्लैक इमेज पे पहुंच गए। ठीक है, इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो दूसरा रे है, ठीक है, जो ऐसे जा रहा था, पहला वाला जो रे है, इस रे को भी हम बैकवर्ड्स क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। और उसके बाद ये जो दोनों रेज जिस भी पॉइंट पे मिल रही हैं, दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको ब्लैक नहीं होगा क्योंकि कभी शेडो नहीं होता, ये इमेज होता है और इसमें कलर्स भी हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये तो हमको और जो इमेज बना है ये एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट का कॉपी है, इमेज तो कॉपी होता है, एंड इट इज इनसाइड बैक साइड ऑफ द मिरर। क्यों किया गया, क्योंकि ये हमको हमेशा मिरर के अंदर दिखाई देता है, राइट, कि हम लोग खड़े हैं तो हमको मिरर के अंदर दिखाई देगा कि हमारा जो इमेज है वो मिरर के अंदर है। तो अंदर दिखाने का क्या मतलब है, एट दी बैक साइड ऑफ दी मिरर हम लोग शो करेंगे, बिकॉज हम मिरर के अंदर तो शो नहीं कर सकते। ओके, तो दैट्स हाउ वी डू इट। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इमेज बनती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। नंबर 1, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। देखो हमने क्या किया है, क्या ऑब्जेक्ट की जो रेज थी, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकली थी, लाइट ऑफ रेज जो उससे गई थी, वहाँ से जब वो मिरर से टकरा के वापस इन्वायरमेंट में चली गई, ठीक है, उन आईज तक गई हैं, तो यहाँ पर जब ये वापस गई है तो क्या ये एक्चुअली आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखो वो दोनों ऐसे जा रही है एंड दे आर इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन देम। ठीक है, तो वो उस तरीके से जा रही हैं, तो वो डेफिनेट सी बात है कभी नहीं मिलेंगी आगे जाकर। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है, हम इनको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो मिरर के पीछे मिल नहीं रही हैं। वी आर एक्सटेंडिंग, वी आर, दिस इज लाइक इन कि एक वर्चुअल इमेज यहाँ पे क्रिएट हुई है, मतलब मिरर के अंदर हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, दैट इज दी वर्चुअल इमेज। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली में लाइट इंटरसेक्ट नहीं होती, बट ऐसा लगता है कि लाइट यहाँ से आ रही है। जब कभी भी हम मिरर के अंदर देखते हैं ना तो हमको लगता है लाइट वहीं से ही आ रही है। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी यूज टू डू इट, कि हम क्या करते हैं, बैक साइड उसको इंटरसेक्ट करवाते हैं लाइट रेज को जो कि रिफ्लेक्ट हुई हैं, और हमें क्या लगता है कि वो पीछे से मिरर के अंदर से क्या कर रही है, बाहर जा रही है। तो इसका मतलब एक्चुअली में ना मिलके, जो लाइट रेज एक्चुअली में ना मिलके उनको ऐसा लगता है कि वो वहाँ से आ रही है, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो कि मिरर के अंदर फॉर्म होती है, इन्हें हमें स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट दी वर्चुअल इमेज।
एंड अब इसमें बोल रहा है कि इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का क्या मतलब है? सीधी इमेज, मतलब सिर ऊपर तो इमेज का भी सिर ऊपर, ऑब्जेक्ट के पाँव नीचे तो इमेज के भी पाँव नीचे, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट तुमको कैसा इमेज मिलता है, दैट इमेज इज कॉल्ड द इरेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज है तुमको मिरर में भी उतना ही साइज दिखाई देगा, ठीक है, ना ज्यादा ना कम, एग्जैक्ट साइज दिखाई देगा, ठीक है। इट हैज द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट टू द मिरर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से जितनी दूर खड़ी है, इमेज भी अंदर हमें उतनी ही पीछे दिखाई देगी, ठीक है। हमको ऐसा लगेगा कि इमेज भी उतनी ही दूर खड़ी है जितनी की ऑब्जेक्ट दूर खड़ी है। जैसे एग्जाम्पल की अगर मिरर ये है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो इसकी जो इमेज हमें ठीक उसी के अंदर मिरर के अंदर दिखाई देगी, वो भी हमें ऐसा लगेगा कि वो भी कहाँ पे है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज। ओके, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। इट इज लेटरली रिवर्स। हम लोग लेटरली रिवर्स की जगह पे लेटरली इन्वर्टेड भी लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब इफ यू रेज योर लेफ्ट हैंड तो तुम्हारी जो इमेज है वो क्या करेगी, अपना राइट हैंड क्या करेगी, उठाएगी, तो दैट वुड बी क्या, लेटरली इन्वर्टेड। जैसे कि तुम लोग को कैसे पलट के रख दिया है, राइट बन गया लेफ्ट, लेफ्ट बन गया राइट। ओके, तो दैट्स हाउ व्हाट इज कॉल्ड द लेटरली इन्वर्टेड। The minimum length of the mirror required to form full size image of the object is half the size of the object. What does it mean? ये कह रहा है कि अगर तुम्हें अपना फुल लेंथ इमेज देखना है तो उसके लिए मिनिमम तुम्हें कितना मिरर का साइज लेना होगा, दैट वुड बी हाफ ऑफ योर हाइट, ठीक है। हाउ दिस इज पॉसिबल, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो अभी यहाँ पे ये जो मिरर है वो इतना मिरर है, राइट, बट इसमें जो गर्ल का लेंथ है दिस इज वेरी लाइक इट वुड बी डबल, आई थिंक। अब अगर अप्रॉक्सीमेशन से देखें तो इट वुड बी अ डबल। तो यहाँ पे क्या करने के लिए, अगर इस लड़की को अपना फुल इमेज देखना है, लाइक फुल लेंथ इमेज देखना है, तो व्हाट शी नीड्स टू डू, शी नीड्स टू टेक हाफ ऑफ द मिरर, मीन्स हाफ ऑफ द साइज ऑफ द मिरर फ्रॉम हर हाइट। ओके, तो यहाँ पे जिस तरीके से करेगी तो उसको क्या करेगा, इन आईज से वो कैसे विजिबल कर पाएगी, उसके लेग्स तक देख पाएगी, तो दैट मीन्स उसको अपनी इमेज को पूरी तरीके से पूरा लेंथ देख पा रही है। ओके, दैट्स हाउ वी यूज टू से कि अगर तुम्हें अपना फुल लेंथ इमेज देखना है तो यू नीड कितना, योर लेंथ का हाफ तुमको मिरर का लेना चाहिए साइज। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे प्लेन मिरर। प्लेन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस होता है उसका, दैट इज कॉल्ड द प्लेन मिरर, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ की जो सरफेसेस हैं वो कर्व्ड हो जाएं, जिनको हम स्फेरिकल सरफेसेस कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अच्छी बात यह है कि जो कर्व्ड सरफेसेस होती हैं वो कर्व सरफेसेस क्या होती है, एक किसका पार्ट होती है, एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होती है। बड़े से स्फीयर यानी यू कैन टेक अ बॉल, एक बहुत बड़ी ग्लास का बॉल ले लो, ओके, और उसके एक पार्ट को तुम कट कर दो, तो जो पार्ट तुम्हारे पास निकल कर आएगा, छोटा पार्ट जो तुम्हारे पास निकल कर आएगा, दैट वुड व्हाट विल एक्ट एज अ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो ये जो स्फेरिकल मिरर्स के जो ये पार्ट होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ अ बिग स्फेयर, बिग ग्लास स्फेयर, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम जिस भी साइड को पेंट करोगे दैट विल बिकम अ मिरर। मतलब वो ग्लास है तो डेफिनेट सी बात है यू नीड टू पेंट इट सो दैट इट कैन बिकम अ मिरर। अब देखेंगे द कर्व्ड मिरर whose reflecting surface forms a part of the surface of a sphere is known as spherical mirror। मतलब एक ऐसा कर्व्ड मिरर जो कि एक बड़े से स्फीयर का पार्ट हो, दैट इज नोन एज दी व्हाट, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब ये स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, द वन इज कनकेव एंड द अदर वन इज कन्वेक्स। जो कनकेव होता है दैट इज व्हाट कर्व्ड इनसाइड। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो केव होती है उसके अंदर हम जा सकते हैं, ठीक है, तो इट वुड बी लाइक अ केव। तो दिस सरफेस, दिस शाइनी सरफेस विल बी एक्ट लाइक अ केव। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कनकेव कि ये जो सरफेस है दैट सरफेस इज कॉल्ड दी कनकेव, ठीक है। तो तुम इस तरीके से इन दोनों में क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत 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 डिफिकल्ट है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कनकेव है एंड कौन सा कन्वेक्स मिरर है। तो इसके लिए तुम्हें हेल्पफुल यही रहेगा कि जब भी तुम्हारे में केव वर्ड आ जाए ना, दिमाग में लगाओ कि तुम केव के अंदर जा सकते हो, दैट मीन्स इट्स हैज अ सरफेस लाइक दिस।
ओके, तो दिस इज व्हाट दी सरफेस ऑफ अ कनकेव मिरर एट दी बैक साइड, मतलब हम इसके अंदर तो ऐसे जा सकते हैं, ओके, मतलब केव के अंदर ऐसे जा सकते हैं, और इसकी जो बैक साइड है दैट इज दी व्हाट पेंटेड साइड। तो लाइट जो आएगी वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, यहाँ से आएगी और रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो दिस इज व्हाट दी कनकेव मिरर। द स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जो कि अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर। क्या करती है हमेशा, सेंटर ऑफ द बिग स्फेयर, उसकी तरफ हमेशा पॉइंट आउट करती है, ठीक है। दैट इज व्हाट कॉल्ड दी कनकेव मिरर। यहाँ पे जब हम कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो कन्वेक्स मिरर के केस में अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट। अब हम इसको कैसे देख सकते हैं, जो केव है, जब तुम याद रखोगे कि वो जो केव है तो मतलब शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, इन्वर्ज होता है, डेफिनेट सी बात है। दूसरा अपोजिट क्या होगा, शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो पेंटेड है वो क्या है, बैकवर्ड टाइप है, तो दैट मीन्स लाइट यहाँ से आएगी एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक। तो इस तरीके से हम क्या से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कनकेव कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है। कनकेव जिसके अंदर तुम जा सकते हो, शाइनी सरफेस ऐसे जा सकते हो, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड द कनकेव मिरर। एंड जिसका जो सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, वो कैसा है, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स है, बल्ज आउटवर्ड्स है, तो दैट इज नोन एज द कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये जो दोनों हमने मिरर्स देखे हैं, उसके लिए इनके जब बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि जिसकी वजह से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। तो इन पूरे जो मिरर्स हैं उनके कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको पहले से पता होना चाहिए, ओके। तो नंबर 1 मैं तुम्हें मतलब इसलिए मैं नंबर वाइज तुम्हें बता देती हूँ। तो नंबर 1 इज व्हाट कॉल्ड दी पोल। अब यहाँ पे तुम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, दिस ब्लैक लाइन इज द शाइनिंग सरफेस, दिस ग्रे लाइन इज व्हाट दी बैकवर्ड और दी पेंटेड सरफेस, ठीक है। दिस ब्लैक लाइन इज दी शाइनिंग सरफेस और दिस ग्रे वर्ड इज व्हाट दी पेंटेड और दी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो सरफेस है। अब नंबर 1 इज पोल। पोल क्या होता है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ दी मिरर, ठीक है। मिरर के ऊपर होता है ये पॉइंट, नंबर 1 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मिरर के ऊपर होता है ये पॉइंट। एंड द अदर थिंग इज व्हाट कि ये जो सरफेस है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, मिरर के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड उसके मिड में होता है। तो ये जो पोल है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड दी पोल। तो ये क्या है, ये जो मिरर है उसका सेंटर है ये पोल, पी पॉइंट, ठीक है। हम इसे कैपिटल पी से शो करते हैं और ये हमेशा क्या करता है, मिरर के ऊपर होता है। दोनों केसेस में देखो, इसमें भी पोल मिरर के ऊपर है, कनकेव में भी मिरर के ऊपर है, ओके। और ये हमेशा क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी है, पूरी जितनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को तुम किस तरह बता सकते हो, सेंटर, ये तो तुमको बिल्कुल याद रहेगा, कैसे सेंटर की बात हो रही है, बिल्कुल सर्कल का सेंटर सुना होगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ हम सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलेंगे, हम उस बड़ी बॉल को लेंगे जिसका हिस्सा ये दोनों मिरर्स हैं, ठीक है। तो वो जो बड़ी बॉल होगी, दैट बड़ी बॉल, उसी का सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह इसके लिए भी, कन्वेक्स के लिए भी कैसे, ये जो मिरर जिस बॉल का पार्ट है उसी बॉल का सेंटर वुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हम उसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द कर्व्ड मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। की मतलब वो स्फेयर जिसका पार्ट मिरर है उस स्फेयर का सेंटर वुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे किससे शो करते हैं, इसे कैपिटल सी से शो करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो सी है ये मिरर का पार्ट नहीं होता, मिरर का पार्ट नहीं होता। वाई, मिरर तो यहीं तक ही खत्म हो गया है। ये किसका पार्ट है, ये उस स्फेयर का पार्ट है जिसका कभी ये जो मिरर है वो पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो इट वुड लाई आउटसाइड द मिरर, है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एक्चुअली वी कैन से दैट, बिकॉज देखो इसकी भी शाइनिंग सरफेस के फ्रंट में है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कन्वेक्स के भी कहाँ पर है, उसके फ्रंट में, उसके तो बैकवर्ड्स में है, कन्वेक्स में तो क्या है वो बैकवर्ड्स में है। तो इट वुड बी द पार्ट ऑफ द स्फेयर जिसका पार्ट ये हुआ करते थे, ठीक है। अब देखेंगे इसका जो इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा सामने रहता है किसके लिए, कनकेव के लिए, और पीछे रहता है किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पॉइंट, वो कौन सा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है स्फेयर का रेडियस, इसका रेडियस, ओके, दैट वुड बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उस स्फेयर का जिसका ये दोनों पार्ट है दैट वुड बी व्हाट दी
रेडियस ऑफ द कर्वेचर, उस स्फीयर का जो रेडियस है दैट वुड बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसे क्या किससे शो करते हैं हम, कैपिटल आर से शो करते हैं। तो हम इसे बोलेंगे यानी सी से लेके पी, दैट वुड बी द व्हाट, दैट वुड बी द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, दैट वुड बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। The next one is principal axis. What is the principal axis? A straight line passing through the pole and the center of curvature of the spherical mirror is known as the principal axis. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लाइन या फिर वो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फॉर बोथ द मिरर्स, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये हमेशा इस पोल पे क्या करेगी, उसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब पोल से गुजरेगी तो इस पॉइंट पे क्या होगी, वो इट वुड बी द परपेंडिकुलर टू दी पोल। एग्जैक्टली उस मिरर के यहाँ पर जब वो उस मिरर से गुजरेगी, मतलब डेफिनेटली पोल जो है वो मिरर का पार्ट है, पोल मिरर के ऊपर है। ठीक है, तो जब वो इसको क्रॉस करेगी तो दैट वुड बी व्हाट, उसके ठीक परपेंडिकुलर, वो मिरर के परपेंडिकुलर हो जाएगी एट पोल। ओके, ये चीज हमको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एंड फोकल लेंथ इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों, यहाँ से जो फोकल लेंथ हम सीखेंगे उसी के बेसिस पे हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो दैट वुड बी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोकस और फोकल लेंथ कई बच्चों को कंफ्यूजिंग होता है, किसका पॉजिटिव होता है किसका नेगेटिव होता है। वेल, साइन कन्वेंशन तो हम बाद में देखेंगे, बट व्हाट राइट नाउ इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर क्या हो रहा होता है कि अगर बहुत सारी पैरेलल रेज आए, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज अगर आए और वो क्या करे, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो जाए, एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, तो दैट पॉइंट विल बी नोन एज दी फोकस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो यहाँ पे क्या है, फोकस है। इसका मतलब जो पैरेलल राइट रेज आ रही थी वो अगर टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अगर कहाँ पे एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो दैट पॉइंट इज नोन एज दी फोकस। फोकस का क्या मतलब है, बिल्कुल एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाना। ठीक है, हम लोग भी तो कहते हैं पढ़ाई पे फोकस करो फोकस करो, तो फोकस इज व्हाट कि बाहर के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस उनको हटा के बिल्कुल एक पॉइंट पे बिल्कुल कंसंट्रेट कर लेना। दैट व्हाट डज, यही काम ये लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जितनी भी पैरेलल रेज थी वो सब आती हैं और टकराने के बाद एक ही पॉइंट पे मिल जाती है, तो दैट व्हाट इज नोट कॉल्ड दी फोकस। ठीक है, लेकिन इसी तरह, लेकिन हम इसके लिए कन्वेक्स के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि कन्वेक्स के लिए तो किधर की तरफ है, पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे क्या होगा, सारी की सारी पैरेलल रेज आएंगी और वो कहाँ हो जाएंगी, दूर दूर चली जाएंगी। वाई दूर दूर चली जाएंगी, बिकॉज इट वुड बी सीन लाइक कि वो एक पॉइंट से निकल कर आ रही हैं, क्योंकि फोकस ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो क्या करेंगी, मिलेंगी। अब क्योंकि वो देखो, तुम खुद से देखो, ये जो रेज है जो इतनी दूर दूर चली गई है, क्या वो कभी फ्यूचर में मिलेगी, नो। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि दूर दूर जा रही है एक दूसरे से। कोई भी चीज़ अगर दूर जा रही है तो आगे जाके मिलने का तो कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इनको बैकवर्ड ट्रैक उनको एक्सटेंड कर लेते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है जहाँ से हमें ऐसा लगेगा कि वहीं से लाइट रेज निकल कर आ रही हैं, तो दैट पॉइंट वुड बी ट्रीटेड एज दी फोकस। ठीक है, इसी फोकस को, इन दोनों के ही फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस भी नाम दे देते हैं। ठीक है, दैट इज दी व्हाट, फोकस। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कनकेव मिरर के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे सारी रिफ्लेक्टेड रेज आकर मिल जाएं, रियली में मिल जाएं। तो सोचो, तुम खुद से सोचो कि मैंने तुम्हें वर्चुअल इमेज के बारे में बताया था प्लेन मिरर में, और वहाँ पे भी मैं तुम्हें बता रही थी क्या होगा, एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं लाइट सरफेसेस। ठीक है, लेकिन जो लाइट का रेज जो जहाँ एक्चुअली मीट कर रहे हैं वहाँ पे कौन सा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, और देखो इसमें कहाँ से जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसके अंदर से बाहर जा रही है, तो ये जो पॉइंट होगा दैट वुड बी द वर्चुअल पॉइंट। ठीक है, तो मतलब मिरर के अंदर जो होता है दैट इज द वर्चुअल। ओके, अब देखेंगे इसे हम कैपिटल एफ से शो करते हैं, और जो कैपिटल एफ है और कैपिटल पी यानी पोल और फोकस के बीच में जो दूरी है, ठीक है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज दी फोकल लेंथ। ओके, दैट डिस्टेंस इज नोन एज दी फोकल लेंथ। व्हाट, पी एफ इज द फोकल लेंथ इन बोथ द केसेस, पी एफ दैट वुड बी द फोकल लेंथ। ओके, इट्स अ डिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, अपर्चर। हम लोग अपर्चर देखेंगे
कि अपर्चर क्या होता है। अपर्चर इज दी साइज ऑफ व्हाट, साइज ऑफ द मिरर। कैसे, देखो ये मिरर का एक एंड है, ठीक है, दिस पॉइंट इज दी अनदर एंड, यानी ए पॉइंट एक और बी पॉइंट, ये जो ए बी अगर हम इनको ज्वाइन कर लें तो दैट वुड बी व्हाट, द अपर्चर। तो मतलब ए बी जो डिस्टेंस हमें मिला है वो अपर्चर है। यानी कि अगर मैं मिरर का क्या ले लूँ, मिरर का एक दोनों एंड्स को मिलाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन मैं बना दूँ तो दैट स्ट्रेट लाइन वुड बी ट्रीटेड एज दी अपर्चर। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी डिस्कस करेंगे दोनों लाइट के चैप्टर्स में, जितने भी मिरर्स और लेंसेज को डिस्कस करेंगे मिरर्स के लिए स्पेशली, तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि जो अपर्चर है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू दी रेडियस। यहाँ पे तो बहुत बड़ा दिखाई जा रहा है, लेकिन हम लोग रियलिटी में जो देखेंगे तो हम लोग यही बोलेंगे कि जो अपर्चर है दैट इज़ वेरी स्मॉल रिलेटेड टू व्हाट, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ओके, तो यहाँ पे पता चल गया है ना हमको कि ए भी जो है वो क्या है, अपर्चर है। अब हम देखते हैं आगे रिलेशन, किसका रिलेशन, फोकल लेंथ ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन। अब हम लोग ये जानते हैं कि फोकस कहाँ है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ठीक है। कैसे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है फोकस। तो यही एक रिलेशन है कि फोकस इज, जो फोकस है बिल्कुल एग्जैक्ट उसके मिड पॉइंट पे है। किसके मिड पॉइंट पे है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस के, ठीक है। अब इन दोनों का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकल पॉइंट मतलब फोकस जो है वो एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। मतलब इस एफ पी को, ये जो एफ पी है यानी फोकल लेंथ जो है, अगर मैं इन दोनों इसको डबल कर दूँ तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट दी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों केसेस के लिए ही बोल रहे हैं, दिस इज दी फोकल लेंथ, पी एफ इज दी फोकल लेंथ एंड पी सी इज दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जो पी एफ है वो एग्जैक्ट हाफ है किसका, पी सी का, ठीक है। तो यही रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों है ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन फ्यूचर व्हाइल डीलिंग विद द न्यूमेरिकल सिचुएशन वी विल बी नीडिंग दिस, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय दी स्फेरिकल लेंसेज, हम लोग स्फेरिकल लेंसेज की लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कनकेव मिरर को देख रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो भी हम आगे सीखेंगे। रेस डायग्राम भी हम देखेंगे। व्हाट वी नीड टू नो, अभी हम लोग सीधे इसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बिकॉज अगर तुम्हें ये टेबल याद हो जाता है बहुत अच्छे से, अगर ये टेबल याद हो जाता है तो फिर आगे जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे वो बहुत ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि हमें अभी सिर्फ मिरर का देख रहे हैं, तो जब हम लेंसेज का देखेंगे उसमें भी तुम लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। इसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ कि क्या ट्रिक है वो। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर बना लेते हैं, ठीक है। अभी मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, कनकेव के लिए ही बता रही हूँ, ओके। ये देखो, ये एक बहुत बड़ी प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, मैंने कनकेव मिरर को भी बना लिया है। अब देखो तुम, अब देखो सबसे पहली वाली जो ऑब्जेक्ट का नंबर 1 केस जो है, इसे मैं नंबर 1 बोल रही हूँ। नंबर 1 इज व्हाट, एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत 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 दूर इन्फिनिटी पे रखी हुई है। तो चलो हम उसे कहाँ कंसीडर कर लेते हैं, हम उसे यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ, यहाँ पर कहीं पर है। दिस इज दी नंबर 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो इमेज कहाँ मिलेगी मुझे, देखो ये है उसका क्या पॉइंट, फोकल लेंथ, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो इन्फिनिटी पे है, एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज मुझे कहाँ मिल रही है, एट द फोकस। तो इसका मतलब इमेज मुझे कहाँ मिल रही है, एट द फोकस। तो मुझे एग्जैक्ट यहीं मिलेगी, एग्जैक्ट यही मिलेगी। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगी, कोई भी साइज नहीं पता चलेगा, बिल्कुल एक पॉइंट तक की तरह नजर आएगी, ठीक है। और क्या होगी, रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड मतलब मिरर के बाहर, रियल एक्चुअली में, ठीक है। तो हम उसको बोल सकते हैं मिरर के बाहर मिलेगी हमको। दूसरी चीज़ हमको यहाँ से क्या देखनी है, ऑब्वियस सी बात है कि जब कभी भी हम इन्फिनिटी पे होंगे तो हमको दूर की चीज़ें तो हमेशा पॉइंट साइज ही दिखाई देंगी, ओके। तो इसको दिमाग में रखते हुए तुम ये सोचो कि कोई दूर अगर होगी ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज तुम्हें कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी एंड बहुत ही पॉइंट साइज मिलेगी, ठीक है। साइज के लिए तुम ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि तुम दूर से देख रहे हो और वो तुम्हें कैसे दिखाई देगी, बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखाई देगी, ओके।
तो यहाँ पर ये चीज़, ये जो ट्रिक है ये तुमको रिमेंबर करने में हेल्प करेगी कि तुम दूर से कोई चीज़ देख रहे हो, बहुत दूर से देख रहे हो तो तुमको बिल्कुल पॉइंट दिखाई देगी, जस्ट लाइक द स्टार्स। तुम स्टार्स को यही बोलो कि तुम इन्फिनिटी से ही देख रहे हो बिकॉज दे आर वेरी 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 फार अवे, तो तुमको हमेशा स्टार्स एक पॉइंट दिखता है, ओके, एक पॉइंट जो कि झकपक झकपक करते रहता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट। तो यहाँ पे तुम उसको रिलेट कर सकते हो कि फ्रॉम इन्फिनिटी इट इज एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमें इमेज मिल रही है फोकस पे, और बिल्कुल कैसी मिल रही है, पॉइंट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 दैट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी अब हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से चलते चलते थोड़ा आ गए हैं मिरर के पास। तो जैसे ही मैं मिरर के पास आती हूँ ऑब्जेक्ट दूर चल जाती है, जो जैसे ही ऑब्जेक्ट मिरर के पास आती है इमेज दूर चल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है उसको बिल्कुल मिरर के पास पसंद रहना नहीं है इस ऑब्जेक्ट के पास। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आती है इमेज दूर भाग जाती है। फिर अगर इमेज को हम पास वाली इमेज के लिए बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट दूर भाग जाएगी। तो हमको इस तरीके से रिलेशन में याद रखना होगा कि जो कनकेव मिरर है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाता है तो इमेज दूर भाग जाती है, ठीक है। तो हमको यही देखना है। अब क्या हुआ, इन्फिनिटी से दूर, इन्फिनिटी से कहाँ पहुंच गई है, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट पहुंच गई है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमको कहाँ मिलेगी ऑब्जेक्ट, हमको मिलेगी कहाँ पर, हमको मिलेगी बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। तो क्या हुआ, जितना ये पास आई इमेज भी दूर खिसक गई, मिरर से दूर चली गई। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इजीली। अब देखो क्या हुआ, डेफिनेट सी बात है, अब जब तुम पास जाओगे तो फिर तुमको थोड़ा साइज बड़ा होते दिखेगा ना इमेज का। तो क्या हुआ, ये डिमिनिश्ड हो गई, हाईली डिमिनिश से ये बड़ी होके डिमिनिश्ड हो गई है, ठीक है। और अभी भी क्या हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, सिर नीचे पाव ऊपर, ठीक है। अब देखेंगे नंबर थर्ड। नंबर थर्ड इज व्हाट, नंबर थर्ड इज एट सी, एग्जैक्टली एट सी, दिस इज द सेंटर, एग्जैक्टली एट सी, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है। तो ये जो थर्ड वन का केस है, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और पास चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज थोड़ा सा दूर चली जाएगी। तो इमेज जब दूर जाएगी तो वह एग्जैक्टली सी पे उल्टी बन जाएगी। तो यहाँ पे ये जो सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तुम्हें कैसा बिहेव करेगा, एज अ प्लेन मिरर। कैसे प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि देखो तुम खुद से देखो, सी पे जब बन रही है सेम साइज कब बनता है, प्लेन मिरर में बनता है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड है, हाँ ऐसा नहीं बनेगा। बट अगर हम साइज की बात करें और डिस्टेंस की बात करें तो इट वुड बी द सेम, क्योंकि देखो ना ऑब्जेक्ट भी कहाँ खड़ी है, पोल से सी पे खड़ी है, तो इट वुड बी पीसी, उसका डिस्टेंस हो जाएगा मिरर से। इमेज भी सी पे ही है तो उसका भी कितना डिस्टेंस हो जाएगा पोल से, पीसी हो जाएगा। दोनों का डिस्टेंस सेम, दोनों का साइज सेम। तो इसका मतलब लिटिल बिट ऑफ वो कैसे दिखेगी, प्लेन मिरर की तरह दिखेगी, बट नॉट द नेचर। नेचर उसका कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, प्लेन मिरर की तरह नहीं होगा। अब देखो क्या हुआ, अब ये ऑब्जेक्ट और पास जा रही है, यानी हमारा फोर्थ केस, अब ये ऑब्जेक्ट और पास जा रही है। तो अब ये कहाँ चली गई है, अब ये यहाँ चली गई है, फोर्थ केस पे चली गई है। तो जो ये इमेज है वो दूर चल जाएगी। अब वो कहाँ चली जाएगी, बियॉन्ड सी चली जाएगी और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जितना जितना ऑब्जेक्ट पास जाती जा रही है उतना उतना दूर खिसकते जा रही है इमेज, ठीक है। तो देखो ये फोर्थ वन, नंबर वन जो है, ये मैंने फोर्थ लिखा है पर शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। दिस इज दी फोर्थ स्टेप की क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, बियॉन्ड सी में एनलार्ज हो गई है, बड़ी हो गई है। एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट का साइज था इमेज अब उससे बड़ी हो गई है, ठीक है। अभी भी कैसी है, रियल और इन्वर्टेड ही है, ओके। अब हम क्या करते हैं, और पास लेके जाते हैं। अभी देखो सी और एफ के बीच में थी ऑब्जेक्ट, देखते हैं फोकस पे क्या होता है। अब जब हम इसको फोकस पे लेके आए तो क्या हुआ, इमेज चली गई इन्फिनिटी पे, इमेज चली गई इन्फिनिटी पे, ठीक है, और बहुत बड़ी बन गई, बहुत ही बड़ी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 5 केसेस है, फर्स्ट 5 जो केसेस हैं वो तुम्हें इस तरीके से लर्न कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट आ रही है मिरर के पास फ्रॉम इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट आ रही है मिरर के पास, और फोकस से जो इमेज है वो वैसे 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 दूर जाती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रही है इमेज वैसे वैसे दूर जाती जा रही है, ठीक है। साइज कैसे याद रखोगे, जब दूर से तुमने देखा था तो वो बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट थी, जैसे जैसे पास आते गए वैसे वैसे कैसी होती गई, बड़ी होती गई, बड़े होती गई, बहुत बड़ी होती हो गई, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब देखो ये फिफ्थ पॉइंट नहीं, अब जो 6th पॉइंट बचा इकलौता, और
ये पांचों पॉइंट के अपोजिट पॉइंट है, ठीक है। इस बार हमें इमेज का जो नेचर है वो बहुत बड़ा मतलब अलग दिखेगा, ठीक है, बड़ा भी होगा और अलग भी दिखेगा। कैसे? बिटवीन पी एंड एफ। अब हमने एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने चैलेंज ले लिया कि देखें क्या होता है जब हम फोकस और पोल के बीच में पहली बार ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं। इमेज कहाँ से स्टार्ट होती है? फोकस से स्टार्ट होती है और पॉइंट साइज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? फोकस से पोल के बीच में लेकर जाते हैं। तो जब हम इसको 6th केस में और भी पास लेके गए, मिरर के और भी पास लेके गए, तो इमेज कैसी बन जाएगी? मिरर के पीछे, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें मिरर के अंदर ही दिख जाएगी। तो दैट वुड बी क्या? व्हाट कॉल दी वर्चुअल इमेज। तो ये कैसी इमेज बन जाएगी? वर्चुअल। और कहाँ मिलेगी मुझे? मिरर के पीछे मिलेगी, ठीक है। और हाईली एनलार्ज, बड़ी मिल जाएगी हमको। अब देखेंगे इसे मैं 6 नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड दी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे याद रखने वाली कंसेप्ट यही है। तुमको कैसे कैसे याद रखना है? देखो, पोजीशन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रही है मिरर के, इमेज वैसे वैसे दूर जाती जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों की पोजीशंस तुम ऐसे लर्न कर सकते हो। सेकेंड, अगर तुम्हें साइज लर्न करना है तो जैसे जैसे हम लोग दूर से देखेंगे तो हमको पॉइंट साइज दिखेगा, फिर हम पास जाते जाएंगे तो हमको कैसी इमेज दिखती जाएगी? बड़ी 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 इमेज दिखती जाएगी, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस टेबल। तो ये टेबल लर्न करने के बाद हमें रूल्स जानने होंगे कि इन टेबल से ये जो रियली में ये टेबल लिखा हुआ है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम्स, ठीक है। इसको मतलब इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा? ये 3 या 4 लॉज हैं, उन्हें हमको याद करना होगा, क्योंकि इन्हीं 4 लॉज को अगर तुमने अच्छे से लर्न कर लिया तो फिर जो रे हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे, रे डायग्राम जो बनाएंगे, दैट वुड बी वेरी 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 इजी फॉर यू। ओके, तो नंबर 1 रूल क्या कहता है? अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे क्या है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल अगर कोई भी रे जाती है, ठीक है, इसके पैरेलल कोई भी रे जाती है तो फिर वो क्या करेगी? मानो ये भी एक रे, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन जा रही है दैट इज दी रे जो कि क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, और जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो क्या करेगी? वो हमेशा फोकस से पास करेगी, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो रेड रे मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, दैट रे इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी एंड इट विल गो ऑन फर्दर, ठीक है। बट ये तो कौन सा केस हुआ? कनकेव मिरर का केस हुआ। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि एक पैरेलल रे आ रही है और वो क्या करेगी? फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, ऐसा लगेगा वो फोकस से आ रही थी, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसे क्या करूं, इस तरीके से कोई पैरेलल रे बनाऊं तो फिर वो क्या करेगी? फोकस से आती हुई लगेगी एंड इट विल गो लाइक दिस, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है, और ये रूल क्या कहता है कि जब कभी भी पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है तो वो क्या करेगी? रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से जाएगी, ठीक है। ये तुमको हमेशा क्या करना होगा? रिमेंबर करके रखना होगा, ओके। देन नाउ द नेक्स्ट रूल इज व्हाट? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर और अ रे which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel from to the principal axis। अब ये क्या बोल रहा है? ठीक जो पहले वाला रूल पढ़ा था ठीक उसके अपोजिट रूल। अब इस बार क्या कह रहा है कि अगर कोई रे फोकस से जाती है तो वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। अगर कोई रे फोकस से जाएगी तो वो क्या करेगी? पैरेलल बन जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इस तरीके से फोकस से कोई रे को मैं भेजूं, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल, ओके। अभी जो कन्वेक्स केस का जो मिरर है उसके केस में क्या हो रहा है कि पैरेलल से जा रही थी, एक्चुअली पैरेलल से तो आ रही है। देखो ये क्या कर रही है? एरोज पे ध्यान दो, ये जो एरो है वो तुम्हें कैसे बता रहा है कि इंसिडेंट हो रही है, किस तरीके से कि वो फोकस की तरफ जा रही है। तो अगर कोई रे इस तरीके से जाएगी जो कि फोकस की तरफ जा रही है तो इट विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं भी कोई ऐसी रे भेजूं, ये देखो इस तरीके से कोई रे जा रही है फोकस की तरफ जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
हो सकता है ये पैरेलल ना बनी हो, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है। ओके, इसे बिठा देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ वापस से एक पैरेलल रे बनाने की, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक दिस। ओके, तो दैट्स इट। हमने 2 लॉ अभी तक रूल्स पढ़े हैं, और वो रूल्स क्या बताते हैं कि अगर पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, और अगर फोकस से आती है तो पैरेलल जाती है, ठीक है। हमको ऐसे याद इसको करना होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। इसमें देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो ये कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही पाथ फॉलो करेगी। इसका मतलब अपना जहाँ से आई थी वहीं चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेंटर है। सेंटर से वो कैसा, देखो यहाँ पर जो वो एंगल बनाएगी इट वुड बी, जो एंगल बनाएगी इट वुड बी 90 डिग्री। और हमने ये बात जानी है, हम ये बात ऑलरेडी मैथ्स में सीख कर आए हैं। वो ये कि जब कभी भी कोई रे, ठीक है, जब कभी भी कोई रे सेंटर से जाती है सर्कमफेरेंस तक, तो वो क्या करती है? वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है और क्या करती है? जो सरफेस है उसके साथ 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पे इसके वापस जाने का रीजन ही यही है कि ये क्या कर रही है? इस मिरर के साथ 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। दिस इज द ओनली रीजन कि ये अपना पाथ को वापस फॉलो करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और कन्वेक्स के केस में क्या होगा कि कोई रे अगर आती है, किसकी तरफ डायरेक्टेड, किसकी तरफ होती है? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर डायरेक्टेड होती है तो वो वापस उसी पाथ को फॉलो आउट कर लेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से भी बताऊँ तुमको तो इट वुड बी लाइक दिस कि वो ऐसे जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट वुड कम लाइक दिस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज व्हाट कि a ray incident obliquely to the principal axis towards a point P, pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely। अब वो ऐसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल बनाती है कोई रे, और कहाँ पे होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? पोल पे अगर उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है तो वो क्या करेगी? इन दोनों से सेम एंगल बनाते हुए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सेम एंगल से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इस इंसिडेंट रे ने जितना एंगल बनाया था दैट इज आई, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगी दैट इज आर, ठीक है। और कन्वेक्स के केस में क्या होगा? वो ओब्लिकली आई है एंगल आई से और इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन एंगल आर से, वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो लॉज हैं, ये जो 4 लॉज हैं, रूल्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं अगर आप रे डायग्राम को सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। और क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तुम लोग ये रे डायग्राम्स को बनाओगे तो इसके लिए तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होगा कि अगर तुम क्या करो? पेंसिल यूज़ करो उसको बनाने के लिए। वाई पेंसिल? क्योंकि अगर तुम्हारा गलत भी हो जाए तो भी तुम उसको रब करके वापस बना सको। अगर तुम पेन यूज़ करोगे तो तुमने जो ड्रॉ कर लिया वो एक बार वही रह जाएगा, ओके। भले ही तुम लोग वाइटनर यूज़ कर लो बट इट वुड नॉट सेम एज दी पेंसिल। तुम इरेज करके उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू टू यूज़ पेंसिल whenever you try to draw the ray diagrams, ओके। ये है इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि इनका रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं यूजिंग दोज 4 रूल्स, ठीक है। अब तुम ये बात ध्यान दो कि जो 4 रूल्स हैं उन चारों जो हमने रेज सीखी हैं उन चारों में से अगर मैं सिर्फ 2 रेज ही यूज़ करूँ तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमें सिर्फ 2 ही रे बनानी है। किसके लिए? जब भी कब हम इन सब के लिए कोई भी इमेजेस, कोई भी रे डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 के लिए हम इनको एक नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं? ABCDEF, ठीक है। अब देखेंगे दिस वन इज दी वर्ड द फर्स्ट वन, ठीक है। कैसे फर्स्ट वन? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब देखेंगे इसके टॉप से क्या जा रही है? एक रे ऑफ लाइट जा रही है। जब वो पैरेलल जा रही है तो रूल याद करो, वो कहाँ से वापस जाएगी? वो जाएगी फोकस से, तो इट्स गोइंग बैक फ्रॉम दी फोकस। इसी तरीके से जब हम नीचे से इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जा रहे हैं लाइट रे को, तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से गुजर कर होकर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? फोकस पे, जो कि हमको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली जहाँ पे मीट कर रही है रे,
ठीक है, तो वो कहाँ पे दिख रही है हमको, फोकस पे दिख रही है, ठीक है। ये किसके केस में है, सिर्फ कनकेव मिरर के केस में है, ठीक है, हम लोग अभी सिर्फ कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ओके। तो देखेंगे नेक्स्ट वन इज 2 बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यार सी के पीछे, ठीक है। अब बियॉन्ड सी में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक रे हम क्या करेंगे, पैरेलल लेकर जाएंगे, जो कि कहाँ से जाएगी, फोकस से रिटर्न होकर जाएगी, तो चलो फोकस से हमने इसको रिटर्न कर दिया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक रे को सी से के अलोंग पास कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर सी के अलोंग जाएगी तो इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ, तो उस अपने ही पाथ को क्या करेगी, वापस चली जाएगी। तो देखो ये सी से गई है और क्या किया है, वापस उसी पाथ से आ गई है। तो जहाँ पर भी दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मिलेंगी, यानी ये जो फोकल लेंथ है ये और जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, वो जहाँ पर भी मिलेगी दैट वुड बी दी इमेज। और यहाँ पे ध्यान दो, इस बड़ी इमेज से छोटी बनी है, तो इट वुड बी व्हाट, डिमिनिश, ठीक है। अब ये क्योंकि मिरर के बाहर है तो ये क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड है, डेफिनेटली बात है, हेड ऊपर लेकिन इसका हेड नीचे है तो इट्स इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन केस, एंड नेक्स्ट वन केस इज एट सी। तो हमने क्या किया, अब की बार सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, 2 रेज ही चाहिए हमको, सिर्फ 2 ही रेज चाहिए। एक क्या करेगी, सिर से पैरेलल होते हुए जाएगी, एक सिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाएगी, बस सिर्फ इन 2 रेज से तुम्हारा सारे रे डायग्राम इजीली बन सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हेड से जा रही है एक रे, ठीक है, और वो क्या करेगी, फोकस से पास आउट हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो यहाँ कर नहीं सकते, तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको फोकस से भेज रहे हैं और पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो जब क्या होगा, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये वाली रे जो रिफ्लेक्ट हुई है और जो रिफ्लेक्ट हुई है, ये दोनों मिलेंगे इस पोजीशन पे, दैट इज सेम साइज बट इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। तो ये जो केस है वो कौन सा केस है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी रही होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होती है, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ में क्या कर रहे हैं हम लोग, सी एंड एफ के बीच में रख रहे हैं, फिर से वही करेंगे, पैरेलल जाएगी, फोकस से वापस जाती है, ठीक है। और क्या होगा, एक सी से गुजारती हुई जाएगी, मतलब सी से क्रॉस करती हुई जाएगी और वापस से वो उसी पोजीशन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहाँ पे मिलेगी हमें, इस पोजीशन पे मिलेगी जहाँ पे एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रेज क्या करेंगी, मीट करेंगी। तो यहाँ पर हमको मिलेंगी ए डैश बी डैश, दैट इज द इमेज, एंड ए बी इज द, अब देखिए तुम खुद से साइज को कंपेयर करो कि ए बी स्मॉल एंड ए डैश बी डैश इन लार्ज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लार्ज मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, जब कभी भी वो कहाँ पर है, फोकस पे है, तो वो फोकस पे थी ऑलरेडी, ठीक है। एक रे जो कि पैरेलल जाती है, फोकस से निकल के जाएगी, और दूसरी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, देखो सी से जा रही है और उसी के पाथ को रिट्रेस कर रही है, तो यहाँ पे ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगी, दैट मीन्स इन्फिनिटी पे बन रही है और इट विल बी वेरी 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 एनलार्ज, ठीक है, कंपेयर टू दी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं बिटवीन पी एंड एफ, बहुत पास हमने रख दी है, बहुत पास रखने के बाद हमने एक लास्ट वाला जो रूल था ओब्लिकली वाला, वो रूल हमने यूज़ किया है आई आर, ठीक है, और सी से हमने क्या किया, उसको पास आउट किया है। तो जब ये दोनों रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज है उन्हें हमने बैकवर्ड जब इन लोग को एक्सटेंड किया है, दैट हाउ वी गॉट दी इमेज ए डैश एंड बी डैश। तो ये जो रे डायग्राम्स हैं, प्लीज़ प्रैक्टिस देम मोर एंड मोर, ओके, एंड जब आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसको समझ पाएंगे इजीली। अब हम देख लेते हैं इसके क्या कुछ यूजेस देख लेते हैं कनकेव मिरर के। टेस्टिंग ऑफ टीथ, वाई बिकॉज एनलार्ज इमेज चाहिए, जब एनलार्ज इमेज चाहिए होती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। बर्निंग मिरर, यहाँ पे हमने फोकस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर सारी हीट क्या होगी, फोकस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या किसके वजह से किस में यूज हो जाएगा, बर्निंग में यूज हो जाएगा, ठीक है। टॉर्च लाइट में भी यही होता है कि वो क्या करता है, सारे की जो पैरेलल रेज होती हैं उनको बना देता है, ठीक है। जो बल्ब होता है वो फोकस पे लगा होता है, और जब कभी भी फोकस से लाइट जाएगी तो वो कैसी बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह सोलर कुकर में भी सिमिलरली यूज होता है, बिल्कुल इस पूरे कनकेव सरफेस के फोकस पे जो होता है, उसके हमारा जो खाने का चीज़ है जिनको गर्म करना है वो चीज़ वहाँ पर रखी होती है। नेक्स्ट वन इज हेडलाइट ऑफ अ कार। हेडलाइट ऑफ अ कार में भी यही है कि जो बल्ब होता है वो फोकस पे रखा होता है, फोकस पे अटैच होता है, तो जब कभी भी फोकस से लाइट रेज जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल बन जाएगी, एक और एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट तुमको मिल जाएगी फॉर दी हायर विजन, ठीक है। तो ये जितना भी है आज जो हमने सीखा है इन सबको रिवाइज करो, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करो, ओके। वी विल बी डूइंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस आल्सो, ओके। और हम बाकी का चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। Thank you so much for watching the video. Please share it, like it and subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will be notified for the upcoming
notifications. Thank you so much.